बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आज हम सीखेंगे कि जो पेंट हम सबस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं याद रखें। नंबर 1 एब्रेशन रेजिस्टेंस है, नंबर 2 हार्डनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, उसके अलावा ये जो अडहियन है वहीयन है, ड्राइंग टेस्ट कुछ करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हार्डनेस के लिए टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट है, ये सारे जो है ना वो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे हैं। पेंट फिल्म से ली जाने वाली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे टेस्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी वाइज, हम उसको इस चैप्टर में सीखेंगे। देखा जाए तो 3 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो पेंट को उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाती हैं। वो 3 कंपनीज में एरिक्सन है, टेबर है और गार्डनर है। ये 3 मेन कंपनीज हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इक्विपमेंट्स बनाने में। कौन से इक्विपमेंट्स? जो पेंट फिल्म की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है? कितनी कंपनीज हमने पढ़ी? 3। कौन कौन सी हैं? एरिक्सन, टेबर और गार्डनर। अभी जो हम देखने लगे हैं वो पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम एब्रेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एब्रेशन रेजिस्टेंस आपने देखें लफ्ज अब्रेड से लिया गया ना। अब्रेड जैसे किसी पेंटेड सबस्ट्रेट के ऊपर जब कोई रगड़ लगती है ना, निशान सा बन जाता है, हम कहते हैं अब्रेशन हो गई। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं उस इक्विपमेंट का नाम है टेबर रोटेरी अब्रेसर। उसका क्या नाम है? टेबर रोटेरी अब्रेसर। क्लियर है? ये जो भी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है वो लिखा हुआ है। चलिए पढ़ के देखते हैं कि अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू अब्रेशन कैन बी टेस्टेड यूजिंग अ टेबर रोटेरी अब्रेसर। अब ये जो टेबर रोटेरी अब्रेसर है बेसिकली वो मटेरियल में अब्रेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस्तेमाल कैसे है उसका थोड़ा सा बताने लगे स्ट्रक्चर और इस्तेमाल का तरीका। Discs painted with the material to be tested are rotated under a special abrading wheels। कहते हैं एक डिस्क ली जाती है जिसके ऊपर पेंट किया हुआ है और उस पेंट फिल्म में आप अब्रेशन रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो उस डिस्क को यानी पेंटेड डिस्क को हम क्या करते हैं? अब्रेडिंग व्हील्स के नीचे रोटेट करवाते हैं। अब्रेडिंग व्हील्स के नीचे रोटेट करवाते हैं। फिर अब्रेडिंग व्हील्स कैन बी ऑफ वेरियस कंपोजिशन। अब्रेडिंग व्हील्स जो है वो मुख्तलिफ कंपोजिशन के हो सकते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड। डिग्री ऑफ ऑपरेशन किस हद तक रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। और उस एतबार से देखा जाए तो व्हील्स जो ब्रेडिंग व्हील्स हैं वो मुख्तलिफ कंपोजिशन के हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं सैंड पेपर है या कार्बोरंडम है। ये जो ब्रेडिंग व्हील्स हैं किस चीज़ के बने होते हैं? सैंड पेपर या कार्बोरंडम मटेरियल से बने होते हैं। Periodically the sample can be checked for the thickness or damage inflicted। जब आप अब्रेडिंग व्हील्स के नीचे पेंटेड फिल्म को, पेंटेड सबस्ट्रेट को रोटेट करवाते हैं, तो कहते हैं फिर रोटेशन के बाद हम उसे periodically वक्तन फवक्तन, जैसे कहते हैं periodically एक खास वक्फे के बाद आप बार बार चेक करते हैं। तो periodically आप सैंपल को चेक करते हैं कि उसकी जो थिकनेस है वो किस कदर कम हो रही है, कहाँ कब कहाँ कितना डैमेज या अब्रेशन हो रहा है। समझ रहे बात? अब इसी बात को अगर हम एक क्लिप की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब देखें सबसे पहले किया क्या जाता है। प्रोसीजर ये है कि आपने The first step is to weigh the coated test. ये कोटेड टेस्ट पैनल आपके सामने नजर आ रहा है रेड कलर का। पहला स्टेप ये है कि आपने कोटेड टेस्ट पैनल का वेट कर लेना है। क्या कर लेना है? कोटेड टेस्ट पैनल का वेट कर लेना है। Panel. क्लियर? Then mount the sample in the equipment फिर and आपने क्या select the करना है correct load कि उस
सैंपल को आपने इधर फिक्स करना है और आपने जो डिफरेंट मैंने कहा था कार्बोरंडम मटेरियल के बने हुए ये व्हील्स हैं, इनके लोड भी डिफरेंट होते हैं। तो अप्रोप्रिएट लोड वाला जो है वो आपने व्हील को सिलेक्ट करना है loads or wheels for the test. और Start the rotation and the रोटेशन paint will be स्टार्ट abraded करवाना है। away. The number of cycles are recorded on the meter. When the test is completed, usually after 1,000 cycles, the क्या कह रहा है कि जब आप इसकी रोटेशन करवाते हैं ना, ये पेंटेड टेस्ट पैनल को ऑपरेटिंग व्हील्स के नीचे क्या करवा रहे थे, रोटेट करवा रहे थे। रोटेट करवा रहे थे तो कहते हैं जब आमतौर पर ये होता है कि कम से कम 1000 साइकिल कंप्लीट करवाया जाता है। कितना? 1000 साइकिल कंप्लीट करवाया जाता है और कंप्लीट करवाने के बाद फिर ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या इस अपग्रेडिंग व्हील ने और इस स्पेसिफिक लोड वाले अपग्रेडिंग व्हील ने क्या उसने कोटेड टेस्ट पैनल के ऊपर ये जो पेंट हुआ है उसमें अब्रेशन पैदा की है या नहीं। तो ये देखे ना आपके सामने नजर आ रहा है कि अब्रेशन जो है ना वो जहां जहां घूमता रहा है वहां पे अब्रेशन बन गई है। समझ रहे बात? अब आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि जब ये अपग्रेडेड अब हो गया ये कोटेड टेस्ट पैनल, इसको दोबारा से वेट करना है। तो पहले वाला जो वेट था वो ज्यादा था डेफिनेटली, अब ऑपरेशन की वजह से वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले वाले वेट में से ये वाला वेट निकाल दें, ठीक है, और नंबर ऑफ साइकिल्स और लोड, ये 4 पैरामीटर्स हैं जो मिलकर आपको बताएंगे कि ऑपरेशन रेजिस्टेंस कितनी। एक पैरामीटर क्या है कि डिफरेंस, जो लोड लूज, जो हमने समझ लें वेट लूज किया है, क्योंकि हमने इनिशियली कोटेड टेस्ट पैनल को पहले वेट किया था और ऑपरेशन के बाद दोबारा वेट किया है, और हमने पहले वाले वेट चूंकि ज्यादा था, ऑपरेशन के बाद वेट कम हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया। वो डिफरेंस वेट, दूसरा हमने 1000 साइकिल कंप्लीट करवाया, तीसरा हमने जो लोड यूज किया था ब्रेडिंग व्हील वाला वो उसका एक स्पेसिफिक लोड था, वजन था, तो वो समझ रहे बात। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोड, ब्रेडिंग व्हील्स का लोड, नंबर ऑफ साइकिल और टोटल वेट लॉस, ये तीनों पैरामीटर्स मिलकर हमें अब्रेशन रेजिस्टेंस देते हैं। क्लियर है ये बात? sample is weighed again. The weight loss, together with the number of cycles and the load used, gives the abrasion resistance. दोबारा चला दूं, गौर से आप देखें। The first step is to weigh the coated test panel. Then mount the sample in the equipment and select the correct loads or wheels for the test. Start the rotation and the paint will be abraded away. The number of cycles are recorded on the meter. When the test is completed, usually after 1,000 cycles, the sample is weighed again. The weight loss, together with the number of cycles and the load used, gives the abrasion resistance. क्लियर होगी बात है? तीनों चीजें बताई उसने कि एक वो जो वेट लूज हुए, दूसरा नंबर ऑफ साइकिल्स, और तीसरा वे जो व्हील यूज की है ब्रेडिंग व्हील्स उनका लोड। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या देती है, अब्रेशन रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हार्डनेस। कौन सा टेस्ट है जी? हार्डनेस। Hardness of a film can be tested by many methods, including the Bushell's indenter, sword hardness rocker, but one of the most frequently used for hard coating is the Koenig-Albert. कहते हैं यहाँ पे हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे में से कौन कौन से हैं? नंबर 1 बुशेल्स इंडेंटर मेथड है, दूसरा स्वाड हार्डनेस रॉकर मेथड है, लेकिन हार्ड कोटिंग के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला मेथड है वो है कोनिग-एल्बर्ट। वो कौन सा है? कोनिग-एल्बर्ट। ये जो तीसरे वाला है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। क्लियर? तो कितने मेथड टोटल बता दिए उसने? बुशेल्स इंडेंटर, स्वाड हार्डनेस रोकर और कोनिग-एल्बर्ट। कोनिग-एल्बर्ट, ये 3 मेथड बताए जी। ठीक है, इसमें अब क्या है, कहते हैं पेंडुलम विद 2 स्फेरिकल फल्क्रा
is free to swing on a plate painted with the material under test. कहते इसी तरह जिस तरह पीछे हमने टेस्ट पैनल लिए थे उसी तरह टेस्ट पैनल एक लिया जाता है, कोटेड टेस्ट पैनल लिया जाता है। कौन सा? कोटेड टेस्ट पैनल लिया जाता है और उसके ऊपर क्या करते हैं? स्फेरिकल फलक्रा, अब पेंडुलम किसी भी लटकती हुई चीज को कहा जाता है, और उसके साथ दो गोल गोल जो है ना वो स्फेरिकल यानी गोल गोल कोई ऑब्जेक्टिव जो है ना वो साथ उसके बंधे हुए हों, तो कहते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से छोड़ते हैं। जब यहाँ इसे छोड़ा है तो ये आएंगे, आके पेंटेड सरफेस के साथ टकराएंगे। अगर तो पेंटेड सरफेस जो है वो हार्ड होगी तो ये टकरा के ज्यादा स्पीड से वापस जाएंगे, इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ स्विंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे आए हैं टकराए हैं वापस गए तो ज्यादा तेजी से नंबर ऑफ स्विंग्स बढ़ रही हैं, तो इट मीन्स के कोटिंग हार्ड है। और अगर नंबर ऑफ स्विंग्स बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाए, समझ रहे बात, तो फिर इसका मतलब है कोटिंग जो है वो हार्ड नहीं है। बस इतना सा टेस्ट है। क्लियर? A pendulum with the two spherical fulcra is free to swing on a plate painted with the material under test. So the number of swings is counted electronically. Number of swings को electronically count किया जा रहा है। If the fulcra penetrate the surface, more resistance will reduce the number of swings. अगर देखें कोटिंग हार्ड नहीं है तो जो वो फलकरा है वो क्या करेंगे? जब आग टकराएंगे तो वो सरफेस अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगी, कोटिंग अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगी, जिससे डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो नंबर ऑफ स्विंग्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? ये सेकंड टेस्ट हो गया हार्डनेस के लिए। क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो भी टेस्ट का मेथड और ये बता रहे हैं हम, ये किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है? BS 3900 उसका E1 पार्ट है। ठीक है, इसमें देखें उन्होंने कहा कि जनाब स्टैंडर्ड पैनल्स आर कोटेड विद द मटेरियल टू बी टेस्टेड एंड बेंट अराउंड द सिलिंड्रिकल मैंटल्स ऑफ द वेरियस डायमीटर। अच्छा, इसमें आपको एक थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, आपने पेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है कि पेंट को अगर कोई बेंड या डेंट पड़ता है किसी सबस्ट्रेट को, तो क्या उस बेंड या डेंट की वजह से क्या होगा? क्या पेंट फिल्म जो है वो आपस में अनफ्यूज हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे, या वो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि इतने एंगल तक का डेंट पड़े तो उसको वो बर्दाश्त करते? तो कोटिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, और अगर है तो वो किस एंगल तक फ्लेक्सिबल है, कि कितने डाया तक का बेंड जो है वो पड़े, उसमें कितने mm का पड़े तो उस तक वो बर्दाश्त कर सकता है और उससे ज्यादा नहीं कर सकेगा। क्लियर है? इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? मैंड्रल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास मैंड्रल्स दो तरह के हो सकते हैं, या सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स होते हैं या कॉनिकल मैंड्रल्स होते हैं। कौन से मैंड्रल्स होते हैं? या सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स होते हैं या कॉनिकल मैंड्रल्स होते हैं। ये अभी आपके सामने मैं एक वीडियो क्लिप चलाता हूँ, इसमें जरा गौर से देखें कि अभी हम यहाँ पे आपको सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स कुछ दिखाने लगे। ये देखें, सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स ये नहीं कि गोल मैंड्रल्स हैं, ठीक है, स्फेरिकल है, गोल है, सिलिंड्रिकल्स है, सिलेंडर की तरह है ना, सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स इस वजह से कह दिया। अब ये जो सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स हैं, ये देखिए एक सेट बना हुआ है बकायदा ना, इसमें बारीक यानी कम डाया वाले हैं, फिर ज्यादा डाया वाले, फिर उससे ज्यादा डाया वाले, इस तरह ग्रेजुअली जो है उसका डायामीटर बढ़ता जा रहा है सिलिंड्रिकल मैंड्रल। क्लियर? अब हमने ये जो सिलिंड्रिकल मैंड्रल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसमें हमें नुकसान ये है कि हमें मल्टीपल टेस्ट पैनल लेना पड़ते हैं, क्योंकि एक सिलिंड्रिकल मैंड्रल के साथ जब हम टेस्ट पैनल को रखते हैं, पेंटेड टेस्ट पैनल को, फिर उस पैनल को मोड़ते हैं। जब मोड़ेंगे तो फिर हम उसे विजुअली असेस करेंगे कि क्या उसमें पेंट फिल्म जो है वो अनफ्यूज या तो नहीं हुई, कहीं से क्रैक्स तो नहीं आए उसके, या फ्लेक्सिबल रही है। समझ आई? अगर नहीं है तो फिर ज्यादा डाया वाला, फिर उससे ज्यादा डाया वाला, इस तरह ग्रेजुअली जो है ना वो जैसे जैसे हम डायामीटर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ साथ हमें फिर जो टेस्ट पैनल है वो भी ज्यादा चाहिए। क्लियर है? तो ये एक ड्रॉबैक है वैसे इसका, लेकिन बहरहाल फील्ड में यूज होता है, सिलिंड्रिकल मैंड्रल भी यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए।
ये सामने आप क्लिप देखें जरा। देखिए ये 14 मैंडल्स का सेट है अकॉर्डिंग टू ISO 1519 के मुताबिक, और ये 100 mm वाइड है। ठीक है, तो 14 मैंडल्स हैं। एक मैंडल सेलेक्ट किया सबसे पहले, तो उसको उसकी स्लॉट में फिक्स किया। करने के बाद में ये कोटेड टेस्ट पैनल लिया और उसको इस तरह दरमियान में फिक्स करके फिर इसको उस सिलिंड्रिकल मैंडल के अराउंड हमने क्या करना है, इसको बेंड करना है। ये देखिए फिक्स करके, अब बहुत सिंपल ये बेंड किया। बेंड करने के बाद में विजुअली असेस करना है कि क्या कोटिंग जो है वो कहीं से क्रैक्स या अनफ्यूज तो नहीं हुई। ठीक है, नहीं हुई तो इट मीन्स कि इतने डाया तक अगर इसको सरफेस बेंड होगी तो फिर उससे कोई किसी किस्म का क्या नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी कोटिंग फ्लेक्सिबल है। अब इसी तरह अगर बात करें कोनिकल मैंड्रल की, तो कोनिकल मैंड्रल जो होता है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें बार बार छोटे छोटे टेस्ट पैनल बार बार नहीं यूज करने पड़ते, बल्कि ये एक ही कोनिकल मैंड्रल होता है। मेरे बात, कोनिकल मैंड्रल इसका नाम इसलिए रखा गया कोन की तरह का है, यानी इसका एक तरफ से एक कॉर्नर से डाया कम होता है, फिर ग्रेजुअली जो है इसका डाया बढ़ता चला जाता है। ये देखे ना, जैसे आपको ये कोन नुमा नजर आ रहा है ना, ठीक है, कम और ज्यादा होता जा रहा है। अब ये देखें, ये एक स्लॉट है जिसको लूज किया और करने के बाद में ये टेस्ट पैनल आपने रख दिया, कोटेड टेस्ट पैनल फिक्स करने के बाद इसको आप उसके गिर्द एक ही मैंडल के अराउंड हमने उसको घुमा दिया और फिर देखना है कि कितने डाया पे आके जो ना वो क्रैक्स बनना शुरू। ये देखें यहाँ बनना शुरू हुआ है ना, मतलब इसका मतलब है इससे पीछे वाले डाया तक तो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, लेकिन इस कदर बैंड या इतने डाया का अगर कोई बैंड आएगा तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी कोटिंग, फिर कोटिंग डैमेज का शिकार हो जाएगी। समझने बात, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए टेस्ट था जी। फिर भी एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। Standard panels are coated with the material to be tested and bent around cylindrical material of the various diameters. The flexibility of the coating is expressed as the smallest diameter mandrels over which the paint will not crack when bent. The flexibility of a coating is expressed as the smallest diameter mandrel. जिस mandrel का diameter बहुत कम है, over which the paint will not crack. उसका पेंट जो है वो क्रैक ना हो जब हम बेंड करें, ठीक है, उतनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर क्रैक हो गए तो मतलब वहां फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। तो आपने मुख्तलिफ डाया यूज करते हैं और फिर आप देखते हैं कि किस डाया पे जाके बेंड अगर करेंगे तो कोटेड टेस्ट पैनल की कोटिंग में क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा। ठीक है, और उससे पीछे डाया वाला जो जिसमें क्रैक नहीं है, फिर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बन गई। क्लियर है। अभी दूसरी बात हमने कहा कि मैंडल दो तरह के यूज कर सकते हैं, या सिलिंड्रिकल या दूसरा कोनिकल। तो कोनिकल मैंडल के बारे में क्या है कि कोनिकल मैंडल विद अ यूनिफॉर्म टेपर फ्रॉम 3 to 37 mm डायमीटर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउ। कहते हैं एक कोनिकल मैंडल है जो कोन की तरह का होता है और उसका मिनिमम डाया जो है वो 3 mm से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम डाया जो है वो 37 mm तक जाता है। क्लियर है। तो कोनिकल टाइप नीड ओनली वन सैंपल। उसमें जैसे सिलिंड्रिकल में हम कह रहे थे ना मैनी सैंपल्स रिक्वायर्ड, लेकिन जब आप कोनिकल मैंडल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपको एक सैंपल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक सैंपल चाहिए होता है टू अचीव अ रिजल्ट, वेयर एज द स्ट्रेट मैंडल नीड अ प्लेट फॉर ईच मैंडल। वही बात कि जो दूसरे सिलिंड्रिकल या स्ट्रेट मैंडल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, आपको ज्यादा सैंपल चाहिए, टेस्ट पैनल चाहिए, लेकिन कोनिकल के लिए सिर्फ एक ही चाहिए था। और मोस्टली जो कोनिकल मैंडल यूज करते हैं उसकी जो डाया की रेंज है वो 3 mm से लेकर 37 mm तक होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। कौन सा है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट किसे कहते हैं, देखें जब आपकी सरफेस के ऊपर कोटिंग हुई है उसके साथ कोई चीज जब टकराती है तो टकराने का इम्पैक्ट देखना है, टकराने को इम्पैक्ट कहते हैं। तो क्या उसके टकराने की वजह से कोटिंग में कोई डैमेज, को पिन होल, को हॉलीडे तो नहीं पैदा हो गया।
समझ बात, उस डैमेज को फिर चेक किया जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। अब देखिए इम्पैक्ट याद रखें दो तरह के हो सकते हैं। एक इम्पैक्ट होता है कि डायरेक्ट आपने टेस्ट पैनल लिया, उसकी एक सरफेस जिसके ऊपर कोटिंग हुई है, कोटेड टेस्ट पैनल लिया, अगर तो आपने कोटिंग के ऊपर, पेंट फिल्म के ऊपर, उस साइड के टेस्ट पैनल की उस साइड पे आपने इम्पैक्ट किया, वेट गिराया जहां पे कोटिंग हुई हुई है, तो फिर इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इम्पैक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए ना, ये एक सरफेस है, अगर इस इधर पेंट हुआ है और इधर पेंट नहीं हुआ, तो जिस साइड पे पेंट हुआ है अगर वहां पे आपने वेट गिरा के इम्पैक्ट करवाया तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट। और अगर आपने ऐसा किया है कि नॉन पेंटेड साइड के ऊपर अगर इम्पैक्ट करवाया तो फिर ये क्या होता है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। क्लियर है? तो दो हो गए, एक डायरेक्ट इम्पैक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अब ये जो इम्पैक्ट करवाने के लिए ना, अगर जनरली हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम वेट जो है ना मुख्तलिफ वेट गिरा के देखते हैं, पहले कम फिर ज्यादा, फिर देखते हैं, और फिर साथ साथ उसे ग्रेजुअली हम देखते रहते हैं कि जनाब डैमेज जो है उस इम्पैक्ट की वजह से कब कब हुआ है। जितने वेट पे होगा फिर हम कहेंगे कि कम से कम इतनी बॉडी मैस या इतना वेट वाला कोई चीज आके इसके कोटिंग के साथ टकराएगी तो फिर जाके ये कोटिंग जो है वो डैमेज होगी, वरना उससे कम आके टकराएगी तो कोटिंग डैमेज नहीं होगी। क्लियर है? Each generic type of the coating material used has its own impact resistance requirement. और impact resistance को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है जाउल। वो क्या है? जाउल। जाउल वर्क के यूनिट भी है ना, तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस का भी यूनिट क्या हो गया? जाउल। अच्छा, ये वो कहते हैं जाउल्स में मेजर किया जाता है जी। और इक्विपमेंट का नाम क्या है जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? वो है जनाब ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ट्यूबुलर इम्पैक्ट टेस्टर्स। ट्यूबुलर इम्पैक्ट टेस्टर्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस टेस्ट। अब इसमें क्या किया कैसे जाता है, प्रोसीजर बताने में। कहते हैं आ वेट, कोई एक वेट, कोई एक बॉडी, कोई वेट, कोई बॉल टाइप, हाँ कोई चीज ले लें। कहते हैं टिपिकली 1 ग्राम, 1 kg सॉरी, तो आमतौर पर वो 1 kg का वेट लिया जाता है। फिर इज लिफ्टेड अप the tube to the height required and held in a place by retaining a collar। सिंपली ये देखें ना, एक यहाँ पे एक कॉलर बना के इसके ऊपर 1 kg का वेट रखा जाता है और नीचे ट्यूब होती है, और उस ट्यूब के नीचे जो है वो आपने टेस्ट पैनल रखा हुआ है। ठीक है? अब आप जैसे कॉलर को हटाएंगे वो वेट गिरेगा नीचे, और ट्यूब इसलिए लगाई होती है कि वेट फोकसली एक जगह पे गिरे, वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो ना, इधर उधर ना जाए। तो इसलिए वो जैसे ही आप कॉलर को हटाते हैं तो वो वेट नीचे गिरता है, नीचे सबस्ट्रेट के साथ आके टकराता है, कोटिंग के साथ आके टकराता है, वो आपने इम्पैक्ट करवा दिया। अब उसकी आप जो है ना वो इम्पैक्ट का वो असेस करेंगे, डैमेज को असेस करेंगे, देखेंगे कि क्या उस 1 kg वाले वेट ने कोई डैमेज किया या नहीं किया, तो फिर थोड़ा वेट बढ़ाएं, दोबारा से ये अमल दोहराएं, फिर वेट बढ़ाएं, दोबारा से अमल दोहराएं। आखिरकार आपको वो वेट मिल जाएगा कि जिससे आप कह सकते हैं कि कम से कम इतना या इससे कम वेट वाला जो है वो जिस्म कोई चीज़ आके जब इस कोटिंग के साथ टकराएगी तो फिर भी कोटिंग उसको रेजिस्ट करेगी, उससे इम्पैक्ट से खराब नहीं होगी। सही है? और या आपको ये भी मिल सके जाएगा कि जिस वेट पे आके गिरा है और इम्पैक्ट होने की वजह से कोटिंग डैमेज हो गई है, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम इतने वेट वाला कोई चीज़ आके कोटिंग के साथ टकराएगी तो फिर जाके जो है वो हम कहेंगे कि हमारी कोटिंग डैमेज होगी। उससे कम पे अगर कोई चीज़ वेट वाली आके गिरेगी तो उसको ये रेजिस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रेजिस्ट कर जाएगा। ये मैं आपको एक इम्पैक्ट रेजिस्टेंस की यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। The impact testing is carried out on a thick painted test panel. क्या कहते हैं कि ये जो इम्पैक्ट टेस्टिंग है, ये जो थिक कोटिंग है उसके ऊपर हम करते हैं। Measure and record the dry. सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, देखो ये पीछे हम पढ़ के गए थे, ये इसके हाथ में एल्कोमीटर है, तो एल्कोमीटर की मदद से सबसे पहले जो कोटिंग जिसके ऊपर आप इम्पैक्ट करवाने जा रहे हैं
पहले उसकी थिकनेस को मेजर कर रहे हैं, उसकी DFT को मेजर कर रहे हैं। film thickness. Place the panel ये in इम्पैक्ट करवाया उसने, पैनल नीचे रखा और ऊपर से वेट नीचे आके गिरा, उसके साथ टकराया, तो ये क्या हुआ, ये इम्पैक्ट हुआ। the impact test equipment and expose the panel to 3 or as many as required. ये चेक करें, ये वेट है, मुख्तलिफ लोड या वेट है, कि जैसे सपोज 10 kg नीचे, 12 kg, 14 kg, हाँ, तो इस तरह ग्रेजुअली लोड बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से वो 10 पे इम्पैक्ट करवाएगा, 12 पे करवाएगा, 14 पे करवाएगा और देखेगा कि कहाँ पे जाके डैमेज हुआ है। सही है। At different load levels. Use the paw detector to determine the max. उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि जब इम्पैक्ट जहां जहां करवाया है, अब डैमेज को देखने के लिए ये देखिए स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर इसके हाथ में है। क्या है? स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर। आप लोगों ने पीछे चैप्टर में सीखा था कि जब अगर कोटिंग की थिकनेस 500 माइक्रोन से लेस हो तो स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे ज्यादा हो तो हाई वोल्टेज पिन होल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो थिकनेस तो पहले ही आपने कोटिंग की मेजर कर ही ली थी, तो लिहाजा ये 500 से कम होगा, इस वजह से उसने क्या किया, स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर, जिसको ये पोर पिन होल डिटेक्टर भी कह रहे हैं ना, तो पोर मसाम को कहा जाता है, तो उसका नाम पोर डिटेक्टर भी है, स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर भी है, या हॉलीडे डिटेक्टर भी है। हाँ, तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस डैमेज को असेस कर रहे हैं। डैमेज को असेस करने का तरीकेकार क्या है कि ये जो स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर है, इसकी का एक हिस्सा जो है वो आपने उस टेस्ट पैनल के साथ जोड़ देना है। जहां लगाएंगे ना, ये जैसे ये चुटकी सी जो लगी हुई है, ये जो क्लिप आपको नजर आ रहा है, ये लगा हुआ है, ये जब लगाते हैं जिस जगह पे लगाया जाता है वहां से थोड़ी सी कोटिंग उतार दी जाती है, क्योंकि इसका कनेक्ट हमने कनेक्शन करना होता है सबस्ट्रेट के साथ, कोटिंग के साथ नहीं। किसके साथ करना होता है? सबस्ट्रेट के साथ करना होता है। क्लियर है? और ये जो स्पॉन्ज पिन होल है, ये जो स्पॉन्ज पिन होल डिटेक्टर में ये जो स्पॉन्ज नजर आ रहा है फॉर्म येलो कलर का, इसके ऊपर फिर क्या रखा जाता है, इसके ऊपर डिटर्जेंट वाटर डाला जाता है जो बतौर इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, सरफ वाला पानी कह लें, तो वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसे हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इसमें एक्सेस पानी को सिक्यूज कर दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा पानी, एक्सेस जो पानी होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा वेट हो जाए बस, और वो जो डिटर्जेंट वाटर है वो इसमें बतौर इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, अब आप इसे देखते हैं कि कहाँ पे Maximum load before a crack or defect occurs in the film. The load plus the film thickness is a measure of the coating's flexibility. अब क्या हुआ कि इसकी मदद से आपने डैमेज को चेक किया है। जहां कहीं अगर डैमेज होगा, इम्पैक्ट की वजह से डैमेज आया है, तो उस डैमेज वाली जगह पे इसकी बीप बजती है बगैर, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो डैमेज हुआ है। और फिर देखना होता है कि हमने ये जो हमने लोड गिराया था वो कितने केजी गिराया था, 10 गिराया था, 12 गिराया था, 14 गिराया था, समझने बात, उससे फिर हम रिजल्ट लेते हैं। क्लियर जी? तो मसला इसमें, उसके बाद में टॉपिक आता है एक्सेलरेटेड टेस्टिंग। एक्सेलरेटेड टेस्टिंग में क्या होता है जी? नॉर्मल वेदरिंग टेस्ट आर सिंपल process of hanging out painted panels facing south on an frame and periodically test for the color retention, chalking, water absorption वगैरह। तो पीछे आप पढ़ के आए थे कि बाज दफा वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग यानी यूवी लाइट्स हैं, हवा यानी ऑक्सीजन है, एयर है, फिर उसमें यूवी लाइट्स, एयर के अलावा टेम्परेचर है, क्लियर है, फिर ह्यूमिडिटी है, ये सारे क्या हैं, ये सारे वेदर फैक्टर्स हैं। फिर वेदर में मौजूद अगर सॉल्ट्स हैं, ठीक है, तो देखा ये जाता है कि अगर हम किसी सरफेस के ऊपर, किसी टेस्ट पैनल के ऊपर पेंट कर देते हैं, और पेंट करने के बाद में उसे किसी फ्रेम की मदद से जो है हम उस पेंटेड सबस्ट्रेट को लटका देते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के, ताकि वो पूरा एक्सपोजर हो उस सरफेस का, एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, और उसके बाद फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उनको पेंट फिल्म ने
पेंट फिल्म ने उनको कवर किया है, रेजिस्ट किया है या नहीं किया। जैसे कलर रिटेंशन हुई है या नहीं हुई, चॉकिंग तो नहीं होना शुरू हो गई, वाटर अब्जॉर्प्शन तो नहीं होना, पेंट फिल्म मिल्की तो नहीं होना शुरू हो गई। तो इस तरह के जो है ना वो टेस्ट करने के लिए फिर अगर हम आमतौर पर जो वेदरिंग के टेस्ट हैं, अगर उसके लिए अगर हम मैनुअल तरीका ही इस्तेमाल करें तो फिर तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कई साल एक ही टेस्ट का रिजल्ट लेने में लग जाएगा। तो उससे बेहतर फिर क्या होता है, फिर हम मसनूई तौर पर यूनिट्स कैबिनेट्स बनाते हैं छोटे छोटे। उन कैबिनेट्स में फिर मुसलसल जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या वेदरिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको जो है वो मुसलसल हर एक फैक्टर को के मुताबिक एक कैबिनेट बनाया जाता है और उसमें तब्दीली करते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर देखा जाता है कि क्या कोटिंग के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी चीज को उसने लिखा, देखें, कहता है however a new products ready to go on the market cannot wait years for the test। कहते हैं अगर हम मैनुअल तरीके से वो काम करेंगे कि आप इसको सिर्फ हैंग कर देंगे बाहर एटमॉस्फेयर में और फिर ऑब्जर्व करते रहेंगे कि कलर रिटेंशन हुई या नहीं हुई, चॉकिंग तो नहीं हो गई, वाटर ऑब्जॉर्प्शन तो नहीं हो गई, तो इस तरह के कहते तो फिर आपको कई साल लग जाएंगे टेस्ट के रिजल्ट लेने में। लेकिन मैन्युफैक्चरर तो यही चाहता है ना कि जनाब आज प्रोडक्ट बने और जितनी जल्दी हो सके मार्केट में जाए, सेल हो जाए। समझ रहे बात? तो फिर वो इतनी देर वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उन्होंने बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स बनाए हुए होते हैं, फिर इस तरह के एक्सेलरेटेड टेस्टिंग यूनिट्स बनाए होते हैं, वहां पे मुसलसल जो है एक साइकिल चलाते हैं। जैसे टेम्परेचर ही है तो उसमें टेम्परेचर एक मुसलसल स्पीड से समझ लें बढ़ता है फिर कम होता है, तो ये उसी तरह वो बार बार टेम्परेचर बढ़ना और कम होने का इम्पैक्ट फिर देखा जाता है कि कोटिंग के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उस काम के लिए ये एक्सेलरेटेड टेस्टिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहला कैबिनेट का जिक्र है कि जी ह्यूमिडिटी कैबिनेट बनाए जाते हैं। उसमें ह्यूमिडिटी मुहैया की जाती है फॉर टेस्टिंग ट्रॉपिकल कंडीशन। जो एनवायरमेंट में आपको पता है हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो उस ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट क्या है कोटिंग के ऊपर, उसके देखने के लिए ह्यूमिडिटी कैबिनेट्स अलग से बने। तो ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई, जहाँ पे कैबिनेट्स के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रखी जाती है या वहाँ पे कर सकते हैं 95% तक वहाँ पे आप ह्यूमिडिटी जो है ना उन्होंने मसनूई तौर पर पैदा की होती है। और एलिवेटेड टेम्परेचर अप टू, और उसका टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो 55 डिग्री सी तक लेके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना 95% ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, उसके बाद में साल्ट स्प्रे कैबिनेट्स हैं। कहते हैं फॉर चेकिंग पेंट एबिलिटी टू विदस्टैंड द सॉल्ट लेडन एनवायरनमेंट। क्या पेंट को ये देखना है कि क्या पेंट जो हमारे एनवायरनमेंट में साल्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट्स भी पीछे पढ़ गए थे, आयरन क्लोराइड्स थे, आयरन सल्फेट्स थे। कहते हैं ये जो सॉल्ट्स हैं, क्या कोई ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें सॉल्ट्स मौजूद हैं, तो क्या ये पेंट जो है उस सॉल्ट को रेजिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसकी चेकिंग के लिए साल्ट स्प्रे कैबिनेट्स बने हुए थे। क्लियर है? फिर वाटर सोक टेस्ट हैं। कहते हैं allowing painted panels to be submerged to the test for the water absorption by weighing before and after submersion। कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जनाब जो टेस्ट पैनल लेते हैं ना, पेंटेड टेस्ट पैनल, उनको पानी के अंदर जो है ना वो डिप करके रख देते हैं, फिर पानी वो ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते ये देखा जाता है। पहले जब आप टेस्ट पैनल पानी को अगर ऑब्जर्व करें ना तो मिल्की सा पेंट वो फिल्म हो जाती है। तो कहते हैं याद रखें, हम क्या करते हैं, हम पहले टेस्ट पैनल को टेस्ट पैनल को पहले खाली को वेट कर लेते हैं, उसके बाद उसको पानी में रखते हैं, फिर दोबारा से वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या उसने पानी ऑब्जर्व किया नहीं। अगर ऑब्जर्व किया होगा तो डेफिनेटली उसका वेट बढ़ जाएगा, अगर वेट नहीं बढ़ा तो उसने वाटर ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये वाटर सोक टेस्टिंग इसमें करते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर साइक्लिंग। Paint samples are subject to the constant temperature cycle from hot to the cold। ठीक है, कहते हैं जो पेंट सैंपल्स है ना उनको जब इस यूनिट में रखा जाए तो फिर मुसलसल टेम्परेचर साइकिल इस तरह चलता है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, फिर कम करते चले जाते हैं, फिर बढ़ाते चले जाते हैं, फिर कम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह टेम्परेचर साइकिल चलाते हैं। सो पेंट इन कॉमन विद मोस्ट मटेरियल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इवन हमारी अपनी सबस्ट्रेट भी थर्मोडायनामिक होती है, वो भी टेम्परेचर या मेटालिक जो सबस्ट्रेट्स होती है टेम्परेचर मिलने से आपको पता है वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। तो इसी तरह जो मटेरियल हम पेंट का यूज कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो हम इम्पैक्ट चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो मटेरियल जो है ये वो पेंट जो है वो भी वो टेम्परेचर के साथ साथ जो है उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ रही है या नहीं, फैलाव सिकुड़ाव आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन क्रैकिंग। कहते हैं अगर मुसलसल टेम्परेचर बढ़ रहा है और कम हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो अगर उस मटेरियल फैल रहा है और कम होने की वजह से सिकुड़ रहा है, और ये काम अगर मुसलसल फैलने और सिकुड़ने का हो रहा होता है, तो उसके नतीजे में कोटिंग में क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं? क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, क्रैकिंग पैदा हो जाती है। So maximum and minimum temperature can be set and cycle time over a running period of 1000 hours as an example। तो फिर कहते हैं हम जब ये साइकिल चलाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, और एक स्पेसिफिक पीरियड है, उस पीरियड के लिए वो टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है। और ये जो साइकिल हम चलाते हैं ये कम से कम 1000 घंटों का होता है। कितना होता है? 1000 घंटों तक जो है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कम होते हैं, करते हैं, और फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट टेम्परेचर का कोटिंग के ऊपर देखा जाता है कि क्या कोई क्रैकिंग हुई है या नहीं हुई। उससे फिर रिजल्ट निकलता है कि पेंट जो है ना वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद बेटे प्रोहियन टेस्टिंग है। पेंटेड सैंपल प्लेट्स आर कट विद अ प्री डैमेज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्स। कहते हैं पेंटेड टेस्ट पैनल लें, ठीक है जी, उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक कट लगाना है एक्स फॉर्म में, ठीक है, कोई एक कट लगा दे। फिर उस कट में क्या है, 50 mm ईच इंची इन लेंथ। मिसाल के तौर पर आपने पहला यूं एक्स लगाया ना, तो ये एक कट लगाया एक्स का, एक डंडा बनाया है इस तरह, और दूसरा यूं बनाया। जो एक आपने इंसियन खींचा है, उस इंसियन की लेंथ बता रहा है कि कम से कम 50 mm होनी चाहिए। उस इंसियन की क्या होनी चाहिए, यानी 50 mm इस तरह कट लगाएं, 50 mm इस तरह लगाएं। क्लियर होगी बात? फिर जब कट लगा दिया जाए कोटिंग में, तो फिर उसके बाद क्या करना है, 3% साल्ट वाटर सोल्यूशन, नमकीन पानी जो है ना, यानी पानी और नमक मिला दें, 3% सोल्यूशन बन जाए, तो उस सोल्यूशन को क्या करना है, स्प्रे ऑन द प्लेट। जो आपने कट लगाया ना, डैमेज किए जहाँ पे, यानी कोटिंग में एक्स शेप का आपने कट लगा दिया, अब वो डैमेज एरिया जो है वहां पे 3% साल्ट वाटर सोल्यूशन को स्प्रे करना होता है। और स्प्रे इस तरह करना था कि 60 मिनट तक स्प्रे करते हैं, 60 मिनट रोक देते हैं, फिर 60 मिनट स्प्रे करते हैं, फिर 60 मिनट रोक देते हैं। और इस काम के दौरान जब स्प्रे कर रहे हैं, रोक रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 60 मिनट जो है वो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन यानी पानी को स्प्रे करते हैं और 60 मिनट रोकते हैं, और ये साइकिल 1000 घंटों में तक का पूरा करते हैं। जब 1000 घंटों का ये साइकिल पूरा हो जाता है, तो फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो आपने कट लगाया था, वो जो कट लगाया था, उस कट के, उस लाइन के, उस इंसियन के 3 mm के अंदर अगर तो कोई ब्लिस्टर बने हैं, कोई डैमेज मजीद हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 mm से परे यानी ज्यादा आगे तक अगर कोई ब्लिस्टर्स अपीयर हो गए हैं या अडाइन फेलुअर हो गया है, तो फिर समझ लें कि ये जो है ये इस मटेरियल, इस कहना क्या चाहिए बल्कि साल्ट वाटर या सोल्यूशन को ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगी कोटिंग। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक जो है ना वो आपका आज का लेक्चर जो है ना वो काफ़ी है।